हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन्होंने बेसिकली 4 ही प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और 7 टेक्निक्स दी हुई है। ठीक है, टेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, और उनके पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, टेलर डिफाइंड मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। मतलब आप अपने एम्प्लॉय से क्या कराना चाहते हो, आप ये जानते हो पहले से ही उसको किस तरीके से करवाना है। ठीक है, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, उसको करवाने का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे चीपेस्ट तरीका। ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट इट्स बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला रूल इनका क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब अगर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। बस ये नहीं कि हाँ भाई आज मेरा मन कर रहा है एक डिसीजन लेने का, मैं ले लूंगा। नहीं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स दैट डिसीजन एंड एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स। एक प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स पे होने चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट आया, उसी पे अप्लाई करना है हमें। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी मन कर रहा है हम कुछ भी कर रहे हैं। एंड एविडेंस रैदर देन ऑन इनफॉर्मल अनटेस्टेड और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कि भाई बस हमारा मन कर गया तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, साइंस रिलाइज ऑन रिसर्च। साइंस किस पे बेस होता है, रिसर्च पे बेस होता है, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होता है, एक प्रॉपर तरीका निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज का एक एक्यूरेट तरीका निकालने के लिए। Experiments to find accurate answer, while the rule of thumb is based on general assumption और guesswork। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है वो एक तुक्के पे काम करता है कि शायद हो सकता है, भाई करके देखते क्या पता सही हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। साइंस यूजेस फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिक टू मेक डिसीजन। साइंस क्या करता है, लॉजिक, किसी भी चीज कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक लॉजिक का यूज करता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को लॉजिक और एक्सपेरिमेंट का। रूल ऑफ थंब मतलब रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस, गेसेस और ट्रेडिशनल विदाउट टेस्टिंग इफ दे आर एक्यूरेट। बिना टेस्ट किए हुए कोई भी, मतलब जैसे एक तुक्का लगाना हो गया, या फिर सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं, कुकिंग। कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं। रूल ऑफ थंब मतलब ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, हमें बोला जाता है कि खाना बनाते टाइम नमक कैसे करना है चेक, तो मतलब हम तब तक नमक डालते हैं जब तक वो हमें टेस्ट बराबर नहीं करना हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। साइंटिफिक मेथड क्या है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किस पे बेस्ड है, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। जैसे अगर हम बेकिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम चीजें जो भी डालते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, वनीला एसेंस हो गया, ये सारी चीजें किससे मेजर करके डालते हैं, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, टी स्पून, इस तरीके से डालते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, उसको पहले से ही ट्रायल ले लिया गया होता है, उसको टेस्ट करके फिर उसके बाद जो है हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, साइंस एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट पर 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर परफेक्ट सीजनिंग बेस्ड ऑन मेजर्ड एक्सपेरिमेंट। हेल्थ, अब हेल्थ की देखी जाए तो ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं, अगर हमें कोल्ड हो गया है तो बोलते हैं एंटीबायोटिक्स ले लो, बट ये एक मिथ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करती है, ना कि वायरस पे। ठीक है, rule of thumb, if you have a cold take antibiotics, a common misconception, science cold are caused by viruses, so antibiotics are not effective, proven through medical research। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में फर्क दिख रहा है कि एक हम सिर्फ मान के चलते हैं कि हमें अगर सर्दी लग गई है तो हमें एंटीबायोटिक्स ले लेनी चाहिए, लेकिन साइंस क्या कहता है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पे नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब एक दूसरे से सहमति। ठीक है, कि भाई मैनेजर अगर कुछ बोल रहा है तो हमारा जो एम्प्लॉय है उसको उसके साथ अग्री करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, हार्मनी, एवरीवन वर्क्स टुगेदर इन अग्रीमेंट एंड पीस लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विद डिफरेंट नोट्स ब्लेंडिंग परफेक्टली। हार्मनी क्या होती है, मतलब सब एक साथ मिलकर किसी चीज पे अग्री कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से हम करेंगे कोई भी काम तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप अब अभी कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हो तो देखते हो बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं जिनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार हो गया, फिर उसके बाद पियानो हो गया, और फिर और भी ड्रम्स वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सिंक में जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
जिसको जहाँ पे परफॉर्म करना रहता है एक साथ मिलजुल के करते हैं, तभी क्या होता है एक मेलेडी क्रिएट होती है। अदरवाइज अगर सब आउट ऑफ सिंक करेंगे तो वो गंदा सा म्यूजिक आएगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड, कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट एंड डिसएग्रीमेंट लाइक अ सॉन्ग वेयर द नोट्स क्लैश एंड साउंड अनप्लेजेंट। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या होता है कि किसी का फायदा नहीं होगा, ना ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा ना ही इंडिविजुअल का फायदा होगा, ठीक है। Taylor indicated and believed that the relationship between the worker and management should be cordial and completely harmonious। जो मैनेजमेंट और हमारे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या वर्कर होते हैं, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो एक दूसरे से सहमति करके चलना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू ईदर साइड। दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस रहेंगे तो वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ना ही हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड अक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स इम्पोर्टेंस। जो मैनेजमेंट है उसको हमारे वर्कर्स की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हमारे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, ठीक है। टेलर ऑल्सो सजेस्टेड द मेंटल रेवोल्यूशन फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर टू अचीव द टोटल हार्मनी, ठीक है। दोनों की मानसिकता को समझ के चलना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। तीसरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फैमिली का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हार्मनी। जैसे अब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करते हैं, बैठ के डिस्कस करेंगे उसको आपस में कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हार्मनी होती है। और डिस्कॉर्ड मतलब अब एक प्रॉब्लम आ गई तो उस पर सब लड़ने लगे, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, तो ये क्या हो गया, ये डिस्कॉर्ड हो गया। वर्क प्लेस का देखें तो कलीग्स, जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो कहते हैं भाई तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तो वो लोग एक दूसरे के साथ अग्री करके चलते हैं कि हाँ मैं ये काम करूंगा तुम ये काम करोगे, ठीक है, ये हार्मनी हो गई। और डिस्कॉर्ड मतलब भाई कि तुमको कोई काम दिया जा रहा है, तुम कह रहे नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, इस तरीके से यहाँ पे डिस्कॉर्ड हो गया। टीम मेंबर्स कंपीटिंग एंड रिफ्यूजिंग टू लिसन टू ईच अदर सजेशन। एक दूसरे के सजेशंस नहीं सुनोगे तो कैसे हार्मनी मेंटेन होगी, तो फिर आपस में कन्फ्लिक्ट्स ही क्रिएट होंगे जिससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। अब कम्युनिटी में देख लेते हैं, जैसे हार्मनी, नेबर्स हेल्पिंग ईच अदर एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल टुगेदर। डिस्कॉर्ड, नेबर्स फाइटिंग ओवर प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एंड इग्नोरिंग ईच अदर, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब यहाँ पे क्या है, एक साथ एक टीम की तरह काम करना, ना कि ये कि तुम रहने दो मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रिंसिपल का यही मतलब है कि एक साथ मिलके किसी काम को करना, ना कि अकेले ही कोई काम करना, ठीक है। दिस आइडिया एम्फसाइजेस द पावर ऑफ वर्किंग टुगेदर ओवर एक्टिंग अलोन। इससे क्या होता है, ये क्या एम्फसाइज करता है कि टीम वर्क में और इंडिविजुअल में, मतलब अगर कोई काम साथ मिलके कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं, दोनों में क्या ही फर्क होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है, कॉपरेशन मीन्स ज्वाइनिंग फोर्सेस, शेयरिंग आइडियाज एंड सपोर्टिंग ईच अदर टू अचीव कॉमन गोल। यहाँ पे क्या होता है, कॉपरेशन मतलब एक दूसरे के आइडियाज को सुन रहे हैं, एक दूसरे से सहमति करके चल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा आइडिया बेटर है या फिर तुम और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या हो गया कि तुम रहने दो मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। while individualism focus only on personal efforts and success, मतलब सिर्फ यही होता है कि मैं कर लूंगा तुम रहने दो। भाई अगर आप एज एन टीम काम करते हो या अकेले करते हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। एज एन टीम काम करोगे तो बेटर परफॉर्म करोगे, अकेले काम करोगे कि नहीं सारा काम मैं ही कर लूंगा, तो यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। while individual efforts is important, इंडिविजुअल के एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। cooperation creates synergy where the combined strength of a group achieves more than any one person could alone। एक आदमी कोई काम कोई भी गोल जो अचीव करेगा, उस टीम वर्क से फर्क होता है उसमें, ठीक है। किसी काम को अगर 1 घंटे में किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल अगर 1 घंटे में कर रहा है, तो ग्रुप में अगर मिलके काम करेंगे तो वही काम क्या पता 30 मिनट्स में हो जाए या 35 मिनट्स में हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इट फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, की क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ट्रस्ट और म्यूचुअल ग्रोथ, एक साथ मिलके सब ग्रो करे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं फैमिली में। फैमिली जब एक साथ सारी फैमिली मिलके रहती है तो वो क्या होता है, घर होता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म क्या है, वन पर्सन क्लीनिंग व्हाइल अदर रिलैक्स लीड टू रिसेंटमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि एक आदमी साफ सफाई कर रहा है, दूसरा आदमी बैठ के खा रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें काम नहीं करती है, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए।
स्कूल कोऑपरेशन ग्रुप प्रोजेक्ट शोज द मैजिक ऑफ माइंड्स वर्किंग टुगेदर, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग सोच होती है, तो जो है इसमें क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी सोच निकल के आती है। अब 1 पर्सन टेकिंग ऑल द लोड स्पॉइल द लेसन फॉर एवरीवन, अगर किसी एक इंसान ने पूरा लोड ले लिया तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा स्पॉइल हो जाता है हमारा जो भी लेसन होता है एक ग्रुप एक्टिविटी का, ठीक है। अब फिर वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग देखें, कॉपरेशन, अ टीम दैट कोलैबोरेट्स विद एवरी चैलेंज, एक टीम अगर एक साथ मिलकर काम कर रही है तो हर एक चैलेंज को क्या करती है, जीत सकती है। इंडिविजुअल सोलो एफर्ट्स मिस द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर्ड आइडियाज, अब यहाँ पे सोलो क्या है, एक इंसान का दिमाग एक टाइम पे एक ही जगह काम कर सकता है। ग्रुप में क्या होता है कि अलग अलग आइडियाज, अलग अलग क्रिएटिविटी सबकी अलग अलग निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ, चौथा प्रिंसिपल जो हमारा है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। हर एक इंसान को उसके बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स द आइडिया दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक पोटेंशियल दैट शुड बी नर्चर्ड टू द फुलेस्ट, हर एक इंसान को किसी भी काम करने का तरीका अलग अलग होता है वो। अब भाई इसमें क्या होता है, इसमें हम उस इंसान को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करते हैं उसके पोटेंशियल को, ठीक है। ईच पर्सन इज लाइक अ सीड विद द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्गर ट्री, हर एक इंसान एक सीड की तरह होता है जिसको मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग ट्री में कन्वर्ट होगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बट दिस ग्रोथ रिक्वायर्स द राइट एनवायरमेंट, सही गाइडेंस और सही अपॉर्चुनिटी। अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगी और सही तरीके से उसे अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और उसके वर्क का जो एनवायरनमेंट है वो सारी चीजें सही से अगर रहेंगी तो क्या होगा, वो अपना बेस्ट देगा, ठीक है। उसका जो बेस्ट फुल पोटेंशियल है वो वहां पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स आर डेवलप्ड टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी दे कैन परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली, सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली। अब भाई किसी भी इंडिविजुअल को अगर उसके ग्रेटेस्ट मतलब अगर पूरी तरीके से उसके पोटेंशियल को यूज किया जाएगा तो वो क्या किस तरीके से परफॉर्म करेगा, अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक क्रिएटिव तरीका भी देखेगा, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली, और कंट्रीब्यूट करेगा मीनिंगफुली। एग्जांपल देखते हैं अब इसका क्या है, गोल ensures everyone has access to the healthcare and mental wellness support to perform at their best। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, हेल्दी वर्कर इज मोर प्रोडक्टिव एंड मेंटली रिसाइलिएंट स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे गोल क्या है, सबको मतलब बेटर हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, ठीक है। एक हेल्दी आदमी जितना प्रोडक्टिव होता है, अनहेल्दी आदमी उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, गोल क्या होता है, रिमूव बैरियर्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम रीचिंग देयर पोटेंशियल। अब हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है तो जो आदमी परफॉर्म करना चाहेगा, जो एम्प्लॉय या वर्कर काम करना चाहेगा, उसकी पोटेंशियल खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि तुम छोटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते इस तरीके से, तो वहां पे भी वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल, अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट इनेबल्स टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड टू सक्सीड। जैसे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होती है तो वो क्या करती है, जो अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स। यहाँ पे हमारी 7 टेक्निक्स हैं जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहला है टाइम स्टडी और वर्क स्टडी। इसमें क्या करते हैं, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है या कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, इन सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। एनालाइजिंग द टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच टास्क यूजिंग अ स्टॉपवॉच एंड ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर मेजर स्टेप। अब किसी भी काम को करने के लिए हम कितने सारे स्टेप्स ले रहे हैं, इन सब चीजों को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसको करने का, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। अगर कोई वर्कर अपना काम कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि ये काम ये अगर 15 मिनट में कर रहा है तो क्या ये काम 10 मिनट में भी कराया जा सकता है, कौन से ऐसे अननेसेसरी स्टेप्स है जिनको रिमूव कर सकते हैं, या और कोई तरीका है जिससे हम बेटर और इसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, डिटरमाइनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ वर्कर टू असेंबल अ प्रोडक्ट एंड फाइंडिंग वे टू रिड्यूस वेस्टेड टाइम।
किसी भी एक एम्प्लॉय को या वर्कर को एक प्रोडक्ट को असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है और क्या इसे और रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फैटिग स्टडी, कि एक इंसान कितनी देर तक काम कर सकता है बिना एग्जॉस्ट हुए, ठीक है। टू एनालाइज एंड रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन एक्सपीरियंस बाय वर्कर्स, कि एक इंसान कितनी देर तक कितने घंटे तक कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। द गोल इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्क अ पर्सन कैन परफॉर्म विदाउट बिकमिंग फैटिग एंड टू डिजाइन वर्क शेड्यूल ब्रेक्स एंड टास्क टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग। एक इंसान कोई भी काम कितनी देर तक कर सकता है बिना थके हुए। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल बनाते हैं कि उसको कितना ब्रेक देना है, और फिर उसके बाद उससे क्या होगा ना, अगर इंसान थक जाता है फिर ब्रेक लेके वो काम करेगा तो सीधी सी बात है जो उसकी एनर्जी है वो दोबारा रिगेन कर लेगा, तो वो क्या करेगा और इफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है। Example, in a factory, workers assembling products start making more errors after 3 hours of continuous work। अगर किसी इंसान को 10 घंटे या 5 घंटे लगातार काम कराएंगे तो एग्जॉशन की वजह से क्या हो जाएगा, अपने आप इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैटिग स्टडी रिवील्स दैट इंट्रोड्यूसिंग अ 10-minute ब्रेक एवरी 2 hours सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीजेस आउटपुट बाय 15%। हर 2 घंटे पे आपको 10 मिनट का ब्रेक अगर मिलता रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे एरर्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे खुद ब खुद, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है मेथड स्टडी, किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है, किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में हम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली एग्जामिनिंग वर्क प्रोसेस टू एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप, रिड्यूस वेस्ट एंड फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। कोई भी इंसान, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो अगर काम के बीच में कोई अननेसेसरी चीजें जैसे अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो उन सबको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ताकि जो हमारा काम है वो सही तरीके से होता रहे, ठीक है। उसको और सही से करने का तरीका, उसके कॉस्ट को और कम करने का तरीका, ठीक है, जो भी अननेसेसरी हमारा वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज, इसका मेन फोकस क्या होता है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, उसके फुल वे में यूज करना, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरह से यूज करना, उसके बाद जो हमारे टूल्स और टेक्निक्स हैं उसको भी अप्लाई करना ताकि जो हमारा टाइम हो वो सेव हो सके, बच सके। एग्जाम्पल, इन अ रेस्टोरेंट वेटर स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम वॉकिंग टू द किचन टू पिक अप ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं तो वेटर होता है, हम ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज, तो वो किचन तक जाने के बीच में उसके कितने सारे मतलब कौन कौन से अननेसेसरी मूवमेंट्स हो सकते, तो क्या करते हैं काउंटर पे हम खाना ला के रख देते हैं, तो वेटर को क्या करना पड़ेगा, इससे टाइम बच जाएगा, वो किचन तक नहीं जाएगा, तो उसके बीच में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, तो इससे हमारा टाइम भी बचा, कॉस्ट भी बचा, ठीक है, उसकी मेहनत भी बची। चौथा है हमारा मोशन स्टडी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक वर्कर काम करते वक्त करता है, ठीक है। ऑब्जर्विंग एंड मिनिमाइजिंग अननेसेसरी मूवमेंट ड्यूरिंग अ टास्क टू इम्प्रूव इफिशियंसी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी काम करने के लिए अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट ले लूंगी ताकि मेरा टाइम यहाँ पे बच जाए, ठीक है, किसी भी जगह पे जाने के लिए। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, वर्कर्स के काम को मॉनिटर करके देखते हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको अगर अवॉइड किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है तो हम करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे। इसका पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस फैटिग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे अगर अननेसेसरी मूवमेंट करेगा तो इंसान का एग्जॉशन भी ज्यादा होगा, तो अगर अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगा, टाइम टाइम पे चीजें उसको मिलती रहेंगी, वो काम करता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, रीऑर्गेनाइजिंग अ वर्क स्पेस टू इंश्योर टूल्स आर विद इन ईजी रीच। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होता है, जो टूल्स होते हैं वर्कर्स को जरूरत होती है जिन सामान की, वो अगर उनके आसपास ही रहेंगे तो क्या होगा ना, इससे टाइम सेव होगा। अगर उनकी रीच से बहुत दूर है, मतलब जैसे कि
वेयर हाउस में है या फिर कहीं और डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, घूमते घूमते जाते जाते उनका बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम यहाँ पे होगा, वो एग्जॉशन भी उनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को एलिमिनेट किया जाता है। अब पांचवा है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो हमारा पांचवा प्रिंसिपल जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने का एक कंसिस्टेंट प्रोसीजर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। बार बार हम प्रोसीजर्स बदलते रहेंगे तो यहाँ पे अननेसेसरी हमारा इनएफिशिएंसी क्रिएट होगा। तो इसीलिए किसी भी काम को करने का एक कंसिस्टेंट प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड मेथड्स, एक कंसिस्टेंट मेथड वहां पे क्या करते हैं, हम एस्टैब्लिश करते हैं। टूल्स, जैसे बार बार टूल्स बदलते रहेंगे किसी चीज को करने के लिए, तो वहां पे भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। एंड प्रोसेसेस फॉर परफॉर्मिंग टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कंसिस्टेंट प्रोसीजर होना चाहिए, टूल होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए किसी काम को फॉलो करने का। पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इन वर्क। इससे क्या होता है, हमारी कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी रहता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टैंडर्डाइजिंग द असेंबली लाइन प्रोसेस इन अ फैक्ट्री, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम को बहुत इस तरीके से बनाना कि सबकी समझ में आए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इनएफिशिएंसीज इन प्रोडक्ट और प्रोसेस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। भाई अब जब तुम्हारे वर्कर्स जो है उनको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे करना क्या है, किसको काम को किस तरह, उनको समझ ही नहीं आएगा। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या आप मशीन यूज कर रहे हो जो आपके वर्कर्स को ही समझ नहीं आएंगी, तो फिर आपका काम कैसे होगा। तो यहाँ पे चीजें सबके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रखना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज रखो जो सबको समझ में आए, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, रिमूविंग रिडंडेंट स्टेप एंड प्रोसेसेस दैट डू नॉट ऐड वैल्यू, ऐसे स्टेप्स को रिमूव कर देना जो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए या प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल, अ कार मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग द सेम टाइप ऑफ टायर अक्रॉस डिफरेंट मॉडल्स, हर एक मॉडल, जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो टायर बनते हैं वो सेम ही कंपनी के टायर हर एक कार में यूज करते हैं। वैसा तो है नहीं एक कंपनी के लिए अलग टायर यूज करे, अगले कार के लिए अलग टायर यूज करे, हर एक कार के लिए वो सेम ही टायर यूज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप, सबके रोल्स को डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, या फिर बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन की, किसी काम को करने में कोई अच्छा है, जिस फील्ड में वो अच्छा है उसके हिसाब से उसके रोल्स को डिवाइड कर दो। डिफाइनिंग डेफिनेशन, डिवाइडिंग द रोल ऑफ मैनेजमेंट इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, each overseen by a foreman with expertise in that areas, ठीक है। सबके रोल्स को डिवाइड कर दो और हर एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उस पे एक मॉनिटर करने के लिए फोरमैन रख दो कि हाँ जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिजाइन होता है तो उसके लिए एक क्या होता है, मॉनिटर करने के लिए एक हेड होता है, ताकि जो हमारा काम हो वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका ध्यान देता है, ठीक है, क्योंकि वो उस एरिया में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि इसका पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर बेटर सुपरविजन एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो हमारा इसका पर्पस होता है वो ये होता है ताकि हम बेटर सुपरविजन कर सके और जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिवाइड कर सके इंडिविजुअल्स में। एग्जाम्पल, हैविंग सेपरेट फोरमैन फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अब जैसे हर एक इंसान हर चीज में अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हर एक इंसान अलग अलग फील्ड में अच्छा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग काम के लिए एक फोरमैन होना चाहिए। जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए, टाइम के लिए, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए, मशीन मेंटेनेंस के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और शेड्यूल के लिए, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग एक फोरमैन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है ये फंक्शनल फोरमैनशिप का, ठीक है। पहला देखते हैं ऑफिस लेवल पे, ठीक है, प्लानिंग लेवल पे, और या ऑफिस वर्क, जो ऑफिस का काम होता है। फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम कहाँ पे हैं और आगे हमें कहाँ जाना है, ये जो भी ये प्रोसेस होता है ये किसका काम होता है, ये यहाँ इनका काम होता है।
इट इंक्लूड्स 4 स्पेशलिस्ट, यहाँ पे 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। रूट क्लर्क डिटरमाइंस द रूट और सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड द वर्क फ्लो टू बी फॉलोड बाय वर्कर्स, काम को किस तरीके से करना है वर्कर्स को, उसका ध्यान कौन रखता है? हमारा रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्रिपेयर्स इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स ऑन हाउ टू परफॉर्म टास्क, कि टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, वो किसका काम होता है? इंस्ट्रक्शन की। वो इंस्ट्रक्शन देगा ये काम इस तरीके से करो, तो सबको उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या होता है कि किसी भी टास्क को करने के लिए कितना टाइम लेना है और फिर उसके बाद कितना कितना टाइम लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। ये काम इनका होता है। मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ टाइम टेकन एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन कंप्लीशन ऑफ टास्क, मतलब किसी भी काम को करने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगी, इसको कौन मॉनिटर करते हैं? हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, जो डिसिप्लिन का रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये किसका काम होता है? हमारे डिसिप्लिनेरियन का। इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड इन्फोर्सेस रूल्स इन द वर्क प्लेस, ये क्या करता है? डिसिप्लिन को क्या करता है? मेक श्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे थे, या फिर डिसिप्लिन लगाने का काम किसका होता है? ये हमारे डिसिप्लिनेरियन का काम होता है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन लेवल का काम आता है। प्लान तो बन गया, अब इसको एग्जीक्यूट करने का काम, मतलब शॉप फ्लोर वर्क, ठीक है। जो शॉप फ्लोर वर्क होता है उसके लिए कौन कौन लोग है, मतलब फोरमैनशिप कौन कौन फोरमैन होते हैं। फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग एंड सुपरवाइजिंग द प्लान टास्क, इनका काम क्या होता है? प्लान को इम्प्लीमेंट कराना और उसको मॉनिटर करना, ठीक है। इंक्लूड्स 4 स्पेशलिस्ट, इसमें 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। गैंग बॉस ऑर्गेनाइजेस वर्कर मटेरियल एंड मशीन टू इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइज करते हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि हमारे वर्कर, मटेरियल, मशीन्स और क्या इनका काम क्या होता है? ये मेक श्योर करते हैं जो हमारा काम हो वो स्मूथली होता रहे, ठीक है। स्पीड बॉस इंश्योर्स वर्कर परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड मेंटेन स्पीड। अब भाई किसी भी काम को करने के लिए स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या मेक श्योर करते हैं कि जो वर्कर्स है वो हमारे एक स्पीड में चलते रहे, ठीक है। इंश्योर्स वर्कर परफॉर्म टास्क एफिशिएंट, वो अपना काम एक एफिशिएंसी के साथ करते रहे और जो अपनी स्पीड है उसको भी साथ साथ मेंटेन करके चलें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिपेयर बॉस, मतलब अगर हमारे जो मशीनरीज वगैरह है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको देखने का काम किसका होता है? इसका होता है। मेंटेन्स एंड रिपेयर्स मशीन्स एंड टूल्स टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन्स, मतलब अगर कोई मशीन है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस का काम संभालना उसका इनका काम होता है, कि ताकि हमारे जो प्रोसीजर हो रहे होते हैं या काम के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, ठीक है। इंस्पेक्टर चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क्स एंड इंश्योर मीट स्टैंडर्ड्स, ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनने के बाद चेक करते हैं कि जो हमने क्वालिटी मतलब जो है फिक्स की थी कि हाँ भाई इस क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो चीज बनी है या नहीं बनी है, ये किसका काम होता है? हमारे इंस्पेक्टर का। उसके बाद आता है हमारा 7वां टेक्निक जो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मतलब हर एक इंसान को उसके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट या सैलरी या इंसेंटिव्स वगैरह देना, ठीक है। ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ वर्कर, की किसी इंसान ने कितना काम किया है उसी बिहाफ पे उसे पेमेंट करना। पर्पस क्या होता है? टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर एंड टू बी मोर प्रोडक्टिव, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है हार्डवर्क करने के लिए और साथ ही साथ और प्रोडक्टिव बनने के लिए। एग्जाम्पल, पेइंग हायर रेट पर यूनिट फॉर वर्कर हु एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट्स, ठीक है। ऐसे लोग, मतलब जैसे ऐसे वर्कर्स जो मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं उनको ज्यादा पेमेंट मिलती है, क्योंकि उनके वजह से हमारा जो काम है वो अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हम उन्हें क्या करेंगे? थोड़ा ज्यादा पेमेंट करेंगे बोनस के फॉर्म में या इंसेंटिव के फॉर्म में, ताकि वो मोटिवेट हो और भी ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। फोकस किस पे होता है? हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल का इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पे फोकस करता है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। और जो हमारा एफडब्ल्यू के टेलर के प्रिंसिपल्स है वो किस पे फोकस करता है? शॉप फ्लोर एंड वर्कर्स एफिशिएंसी, ये शॉप फ्लोर और वर्कर्स की एफिशिएंसी पे काम करते हैं, इनका फोकस मेन ये होता है, ठीक है। अप्रोच जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल,
साइंटिफिक मेथड टू इम्प्रूव वर्कर्स, मतलब इनका जो फेयल का प्रिंसिपल है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, और जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक प्रोसीजर्स या फिर लॉजिक, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और इनका काम क्या होता है, इम्प्रूव वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। जो फ्योल के प्रिंसिपल है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्कर की इफिशियंसी को बढ़ाना। स्कोप ब्रॉड, ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक डिपार्टमेंट पे मैनेजर के, मतलब मैनेजमेंट के एक हर एक डिपार्टमेंट पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। नैरो, मतलब इनका होता है थोड़ा छोटा होता है, इनका जो स्कोप होता है। प्रोडक्शन एंड टास्क, इनका काम क्या होता है, प्रोडक्शन और टास्क को किस तरीके से करना है वो उस पर फोकस इनका ज्यादा रहता है। व्यूज ऑफ ऑन वर्कर्स, ट्रीट वर्कर्स विद फेयरनेस एंड इक्विटी। जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है वो जो वर्कर्स को क्या करते हैं, एक बराबर ट्रीट करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन आउटपुट एंड एफिशिएंसी, और जो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल है वो किस पे फोकस करते हैं, हमारे आउटपुट और एफिशिएंसी पे किसी भी वर्कर के, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।